नमस्कार दर्शकों, दत्तांश के इस चुनावी विश्लेषण के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम हरियाणा के 17 उन विधानसभाओं की चर्चा करेंगे जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जो आरक्षित सीटें हैं। उनमें किसको बढ़त मिल रही है, कौन पीछे चल रहा है। 2019-2014 के चुनाव में बीजेपी को कितनी सीटें 17 में से मिली थी, कांग्रेस को कितनी सीटें 17 रिजर्व सीटों में से मिली थी, और आईएनएलडी कहाँ खड़ी थी, जेजेपी कहाँ खड़ी थी, और 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या ट्रेंड उभरा था, दलित वोट कहाँ गए थे। क्योंकि आप सबको पता है कि हरियाणा में दलित वोट अभी बहुत ही निर्णायक स्थिति में है, और वो जिधर जाएंगे मेजॉरिटी में, ये कहा जा रहा है कि जिस पार्टी के साथ जाएंगे उसकी सरकार बन जाएगी। तो इसको और डिटेल से समझने के लिए हम अनुज के साथ चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है अनुज जी आपका। बताइए, अभी दलित वोटर्स को लेके ओवरऑल हरियाणा में क्या माहौल है और क्या दृश्य उभर रहा है। नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे इस दूसरे एपिसोड में। और जैसा आपने कहा संजीव कि दलित जो है हरियाणा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका में है। पंजाब के बाद अगर परसेंटेज के रूप में हम बात करेंगे तो सेकंड नंबर पे हरियाणा स्टेट है, जहाँ पे करीब 24% पॉपुलेशन जो है वो दलित है। 2011 के सेंसस में करीब 21% थी, अभी करीब 24% की पॉपुलेशन दलित होगी। अगर सीटों के हिसाब से देखा जाए तो 17 सीटें जो 90 में से रिजर्व्ड है, मतलब कि वहाँ पे दलित कैंडिडेट ही खड़े होंगे और दलित बहुल क्षेत्र है। उसके अलावा जब हम लोगों ने डेटा को एनालाइज करना शुरू किया, जब सोशल कॉम्पोजिशन सीट्स का देखना शुरू किया, ये देखा कि 10 और सीटें ऐसी हैं जहां पे दलित की संख्या करीब 23 से 24% है। हाँ, तो आप अंबाला देखें, सिरसा देखें, फतेहाबाद देखें, इस तरह की जो सीटें हैं, और उसमें तो ये है कि करीब 27 से 28 सीटें, 30 सीटें, करीब 30% सीटें ऐसी हैं जहां पे दलित एक निर्णायक भूमिका में है। जिस तरफ दलित चला जाएगा वो पार्टी जीतती हुई नजर आएगी। वो इसलिए भी है क्योंकि अगर सोशल कॉम्पोजिशन के रूप में हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि बीजेपी की तरफ जो है ओबीसी और अपर कास्ट का टिल्ट है। बिल्कुल, जो डेटा बताता है कि ओबीसी और अपर कास्ट एक मेजॉरिटी के रूप में बीजेपी को वोट कर रहे हैं। जाट्स जो है इस बार उन्होंने मेजॉरिटी वोट जो है वो कांग्रेस की तरफ जा रहा है। तो अगर सोशल कॉम्पोजिशन के रूप में हम बात करेंगे तो 30% करीब ओबीसी है, करीब 26 से 27% जाट है, 23% आपके दलित है। उसी तरह से देखा जाए तो अपर कास्ट 15 से 16% है। तो जिस तरफ ये दलित का धड़ा जुड़ गया उसकी बल्ले बल्ले हो जाएंगे। इस वजह से ये दलित काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये एक निर्णायक भूमिका अदा करेंगे कि अगली सरकार किसकी होगी। बहुत अच्छा। लेकिन ये भी एक सिनेरियो अगर आप देखें, बीएसपी उनका अलायंस है आईएनएलडी के साथ, आज़ाद समाज पार्टी का अलायंस है जेजेपी के साथ, और बाकी कांग्रेस और बीजेपी तो है ही हैं, और इसके अलावा इंडिपेंडेंट हैं, बागी हैं। अब यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो ये उभर रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी, जो आज़ाद समाज पार्टी, वो और बहुजन समाज पार्टी, ये ऐसा लगता है कि आपस में भी इनमें कंपटीशन है कि हु इज गोइंग टू बी द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द दलित्स। एक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए ये भी लड़ रहे हैं। वैसे ही देखिए कि हरियाणा में जैसे एक क्षेत्रीय दल, जाट आधारित पार्टी का हमेशा से अस्तित्व रहा है ना। आईएनएलडी, उसके जेजेपी, उसके पहले हरियाणा विकास पार्टी, इस तरह से अलग अलग दल बनते रहे हैं। तो अब आईएनएलडी और जेजेपी भी लड़ रहे हैं, तो ये भी अपने जाट डोमिनेंस वाली जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वहाँ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, और बाकी नेशनल पार्टीज तो है ही हैं। तो ऐसे में क्या नेशनल पार्टीज को कुछ डैमेज कर पाएंगे ये अलायंसेस? देखिए, अगर कौन सी पार्टियां और कौन से अलायंसेस इस चुनाव में हैं जो मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी है, उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस है जो कि सारी सीटों पर लड़ रही है, उसके बाद आईएनएलडी है, लोकदल, इंडियन नेशनल लोकदल है, जिसका कि अलायंस है बीएसपी के साथ, वो चुनाव लड़ रही है। उसके अलावा जेजेपी है
जो आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आज़ाद साहब की, उनके साथ चुनाव में लड़ रही है। एक और महत्वपूर्ण पार्टी है जो जिसकी की दिल्ली और पंजाब में सरकार है, जिनकी की एक बॉर्डर जो है वो शेयर होता है हरियाणा का, तो आम आदमी पार्टी भी एक स्टेक होल्डर है। उसके अलावा जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में बताया था, हरियाणा में इंडिपेंडेंट और रेबल भी अपने आप में एक पॉलिटिकल पार्टी है। तो देखा जाए तो मुख्यतः जो है करीब 6 पॉलिटिकल पार्टीज हरियाणा में चुनाव लड़ रही हैं। और हरियाणा चुनाव के डेटा को अगर आप एनालाइज करेंगे तो आप ये देखेंगे कि करीब 30 से 40 सीटें ऐसी रही हैं हमेशा जो कि 5000 से नीचे में हार या जीत हुई है। बिल्कुल, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे बीएसपी की अगर हम बात करें तो उसके कुछ कैंडिडेट्स ने पिछले विधानसभा चुनाव में 14 और 19 को आप देखें तो उसमें उन्होंने 20,000, 25,000, 30,000 तक वोट उनको मिले हैं, है ना। जैसे जगाधरी हो गया, हाथीन हो गया, इस तरह की जो सीटें हैं, परसला हो गया, ये यहाँ पे उनका काफ़ी प्रभाव रहा है। देखिए इसमें क्या है कि अगर हम दलितों के, सिर्फ दलितों का मत ही देखें कि किस तरफ गया है, तो हमारे पास एक डेटा सोर्स है जिसको कि हम लोग रिलाय करते हैं, वो CSDS का पोस्ट पोल सर्वे है। जो लोकसभा का चुनाव होता है, अगर 2024 का लोकसभा चुनाव को हम देखेंगे तो करीब 68% वोट जो है दलितों का वो कांग्रेस की तरफ गया। भाजपा को 24% मत मिले दलितों के। उसके अलावा जो है INLD को 3% मिले और JJP को 1% से कम वोट मिले। तो मतलब बेसिकली भाजपा और कांग्रेस के बीच में ये मत विभाजित हो गए। नेशनल चुनाव जो होता है उसका अपना एक कैरेक्टर अलग होता है। बिल्कुल, वहां पे 2 पार्टियां लड़ रही हैं, उनके बीच में वोट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लेकिन जैसे ही विधानसभा का चुनाव की अगर हम बात करेंगे तो यही मत आप देखेंगे कि अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। तो जैसे मैं आपका 2019 की अगर हम बात करें तो बीजेपी को 39% मत मिले थे दलितों को विधानसभा में, कांग्रेस को 20% मिले, INLD को 2%, इनको 1%। इसके अलावा अगर असेंबली 2014 की हम बात करें तो 20% मत मिले बीजेपी को, 27% वोट मिला कांग्रेस को और 20% INLD को भी मिला। अच्छा, एक सरप्राइजिंग एलिमेंट क्या है कि जो दलित बाहुल क्षेत्र हैं वो कमोवेश INLD के भी डोमिनेंस के क्षेत्र हैं, जैसे सिरसा है, फतेहाबाद है, ये सारे के सारे इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो सारे के सारी INLD या चौटालास की बैटल ग्राउंड रही है। देवीलाल जी यहाँ से लड़ते रहे, देवीलाल जी। लेकिन अब उसी में दो हिस्सेदार, वो कई हिस्सेदार हैं, अभी अलग अलग लोग लड़ रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो एक मेजर स्टेक होल्डर के रूप में वो हैं। तो अभी 2024 में, ठीक है, जैसे 14 में 19 में बीजेपी को काफ़ी बड़ी संख्या में दलित वोट मिले थे, लेकिन 24 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का अगर हम वोट प्रतिशत देखें दलित पर्सपेक्टिव से तो कम हुआ है, नीचे हुआ है। अभी इस विधानसभा चुनाव में कितना टिकट बीजेपी ने, 17 सीट हैं, सुरक्षित सीट हैं, तो 17 सीटों में दलित के भीतर भी सब कास्ट हैं, है ना, अलग अलग जातियां हैं। तो जाटव हैं, वाल्मीकिज हैं और मजहबी सिख हैं, ये हैं। तो उसका कंपोजिशन क्या रहा है टिकटों के बंटवारे में? कांग्रेस और बीजेपी ने कैसे टिकट? देखिए, कांग्रेस शुरुआत से ही जाटव को उन्होंने ज़्यादा टिकट देते रहे हैं। इस बार भी 12 टिकट उन्होंने जाटव्स को, 17 में से 12 सीट जाटव, 5 नॉन जाटव्स को दिए। बीजेपी ने 8 और 9 का आंकड़ा किया है, 8 जाटव को और नॉन। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि मैं बार बार आप इस चीज़ पे स्ट्रेस करूँगा कि हरियाणा का जो चुनाव है विधानसभा का, उसका पंचायती मिजाज है। एक कैंडिडेट जो कि जिसकी की पर्सनल रेपुटेशन बहुत अच्छी है वो किसी विधानसभा में खड़ा हो जाता है। इसीलिए इंडिपेंडेंट जो है वहाँ पे 10 से 12 इंडिपेंडेंट जीतते रहे, क्योंकि कैंडिडेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दलितों का वोट, जैसे कि अगर देखा जाए तो 68% दलित वोट चला गया आपका कांग्रेस की तरफ, या 2019 के चुनाव में हम देखेंगे तो लोकसभा के चुनाव में 51% मत चले गए भाजपा की तरफ। वो विधानसभा में नहीं दिखता है। अच्छा, उसका बहुत बड़ा कारण है। उसका कारण ये है कि विधानसभा में 5-6 लोग हैं जिनके बीच में मतों का विभाजन हो रहा है। आप अगर डेटा देखेंगे 2019 के लोकसभा में भाजपा को 51% मत मिले, मतलब हर दूसरा दलित जिसने वोट किया वो भाजपा को वोट किया।
वहीं पे 2019 के असेंबली में उनको घट के 39% हो गया। तो ये कह देना कि लोकसभा में इन्होंने वोट किया, जैसे कि एक एग्जाम्पल के रूप में मैं बोलूं कि जो संविधान खतरे में है का नारा था, जिसको कि एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जा रहा है दलित वोट्स के स्विंग का फ्रॉम अगेंस्ट बीजेपी, लेकिन ये संविधान खतरे में है का नारा कितना रेजोनेट करेगा विधानसभा के चुनाव में, क्योंकि ये तो विधानसभा का चुनाव हो रहा है ना, नेशनल चुनाव तो है नहीं कि संविधान खतरे की बात होगी। तो यहाँ पे जो है लोकल मुद्दे, जैसे कि पहचान पत्र का मुद्दा है, जो एंटी इनकम्बेंसी का एक बहुत बड़ा कारण है बीजेपी सरकार के अगेंस्ट में। और अगर हम पहचान पत्र की बात करेंगे तो हम ये देखेंगे दलित ही सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी हैं इन अपने वेलफेयर स्कीम्स के, तो उनको ही सबसे ज़्यादा मुश्किल है। जैसे मनरेगा है, अब मनरेगा के लिए पहचान पत्र अगर बना और सही नहीं बना तो बहुत से दलित इस चीज़ से वंचित रह जाएंगे। तो इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ ये निकल के आ रही है कि जो दलित पार्टियां भी हैं, चाहे वो बीएसपी हो, जैसे जो एक टिपिकल दलित पार्टी है, उस तरीके से उनका परफॉर्मेंस नहीं रहा है। इन 27 सीटों में 4-5 सीटें ऐसी रही हैं जहाँ पे कि वो चुनाव जीतने। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो बीएसपी ने 2005 में 1 सीट जीती थी, ठीक है, वो 1 सीट जीते थे और रनर अप थे जगधारी में। 2009 में फिर जगधारी में वो चुनाव जीते और सोहना और पुनाना में रनर अप थे। इसके अलावा 2014 में उन्होंने पृथला की सीट जीती और जगाधरी और असांड में वो रनर अप थे, दूसरे स्थान पर ना। बीएसपी डिस्पाइट देयर बीइंग ए सब्सटैंशियल शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन इन द स्टेट हैज नॉट बीन एबल टू एस्टैब्लिश इटसेल्फ एज अ मेजर स्टेक होल्डर इन हरियाणा। उसका कारण ये है कि बीएसपी ने अपने आप को बहुत थिन स्प्रेड किया, सारी सीटों पे लड़ती थी, 90 में से 87 सीटों में लड़ी, 84 सीटों में जमानत जब्त हो वो स्ट्रेटजी बदलते रहे। नहीं, उसमें जब भी देखिए आप, जब उनका एक एमपी जीता 1998 में, उन्होंने कम सीटों पे चुनाव लड़ा। आप जब इस तरह से कर रहे हैं तो आपकी एनर्जी लिमिटेड है, तो आपको ये देखना होगा कि आप अपनी एनर्जी कहाँ लगाएंगे। नहीं, नेशनल पार्टी बनने के लिए सर्टेन स्टेट में 87 में से 84 लोगों का अगर जमानत जब्त हो जा रही है, 87 में से 84 लोगों की जमानत जब्त हो जा रही है, तो ये एक बड़ा एस्ट्यूट। चलिए अब हरियाणा पे वापस आते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो 17 सीटें हैं, तो अभी का रुझान जो भी गुणा गणित इक्वेशन, पिछला डेटा जो भी है, अभी आज की तारीख में 17 सीट में किस पार्टी को बढ़त है? मैं 17 से इसको आगे बढ़ा के 27 कर दूंगा, क्योंकि 17 सीटें जो हैं वो तो रिजर्व्ड है, लेकिन 10 और ऐसी सीटें हैं जहां पे दलित निर्णायक भूमिका में है, तो ये करीब 27 से 28 सीटें हैं। इनमें जो है अगर आप देखेंगे तो ये आईएनएलडी के भी इन्फ्लुएंस की सीटें रही हैं। अगर चुनावों के डेटा को हम एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि 2014 में आईएनएलडी ने काफ़ी सीटें जीती थी इनमें, तो उनको भी बहुत मत मिलते रहे। जैसे कि अब बीजेपी को 5 सीट आई थी। अब आप देखिए, जैसे कि आसान है, हथनी है, मुलाना है, सधौड़ा है, नीलोखेरी है, यहाँ पे बीएसपी 10,000 से ज़्यादा मत लाती रही है हर चुनाव में। तो अगर आईएनएलडी का जो वोट है वो 2014 में आईएनएलडी को मिला, 2014 में जेजेपी का स्प्लिट हो गया और आईएनएलडी एकदम खत्म हो गई, सारे वोट जेजेपी को शिफ्ट हो गए। वो वोट और अगर बीएसपी का वोट मिल जाता है तो शायद एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो क्या सीन क्या बन रहा है? सीन ये बन रहा है कि कांग्रेस इन 27 में से करीब करीब 8 से 10, भाजपा 5 से 7 और 2 से 3 इंडिपेंडेंट और 5 से 6 आईएनएलडी बीएसपी भी जीत सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही इंडिपेंडेंट की, क्योंकि इंडिपेंडेंट का हरियाणा में स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छा है, वो 25% से 35% के बीच है। इंडिपेंडेंट जो चुनाव जीतते हैं तो उनका स्ट्राइक रेट काफ़ी कम है। और इस बार उम्मीदवार कंपैरेटिवली अगर आप 19 और 14 के कैंडिडेट्स की संख्या देखें तो 11.5 हर एक सीट पे कैंडिडेट हैं। पहले ये थोड़े ज़्यादा थे, 13% थे, उसके पहले 15% थे, तो अब की लगभग 11 से 12 कैंडिडेट हर एक सीट पे लड़ रहे हैं। तो वोट तो बटेंगे
और जैसा आपने कहा कि 5,000 वोट से भी हार जीत, और हरियाणा में एक बार 3 वोट से भी हार जीत का फैसला हुआ है। मुझे लगता है कि करीब 90 में से 30 ऐसी सीटें हैं जिस पे ये बताना कि इसमें कौन जीतेगा ये बहुत मुश्किल होगा, और 60 सीटों पे तो अनुमान लगाया जा सकता है। आपका क्या है ओवरऑल? देखिए, कौन कितने कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, चूँकि चुनाव लड़ने के लिए कुछ चाहिए तो होता नहीं है। आपको एक फॉर्म चाहिए, पैसा जमा कीजिए, आप चुनाव लड़ लीजिए। मुद्दा ये है कि उसमें से कितनों की जमानत जब्त हो रही है, कैसे वोट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो हरियाणा की 90 सीटों को अगर आप एनालाइज करेंगे तो आप ये पाएंगे कि 50% सीटें ऐसी थीं जहां पे 4 से 5 कैंडिडेट 10 से 15 हज़ार से ज़्यादा वोट्स लेके आ रहे हैं। हरियाणा एक छोटा स्टेट है, वहाँ पे अगर 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट हो रही है और 4 लोग इतने मत लेके आ रहे हैं कि उनकी जमानत जब्त नहीं हो रही है, तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है कि हरियाणा का चुनाव डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ 2 बिग नेशनल पार्टीज हैज ऑलवेज बीन मल्टी स्टेक होल्डर, एंड इंडिपेंडेंट्स एंड रेबल्स हैव ऑलवेज बीन एन फोर्स टू रेकन विद। जैसे मैं आपको बताऊं कि सबसे ज़्यादा जो सीटें अभी तक जीती गई हैं वो शायद 1977 में जब जनता दल की सरकार थी, उनको करीब 77 सीटें आई थी। कांग्रेस को 3 सीटें आई थी, उस समय भी 10 इंडिपेंडेंट जीते थे। आप ये सोचिए कि 1977 की जो एंटी इनकम्बेंसी इंदिरा गांधी के खिलाफ थी, कितनी बड़ी लहर थी, सब कुछ था। 77 सीटें जनता दल ने जीती, उस समय भी 10 इंडिपेंडेंट जीत के आए। तो इंडिपेंडेंट एक हमेशा से रहे हैं, और इसलिए हरियाणा का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग होता है। हर सीट की अपनी वो है। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि चूंकि दलित वोटर्स बहुत ही निर्णायक भूमिका में हरियाणा में हैं, अभी तक कभी भी वहाँ दलित मुख्यमंत्री नहीं बना, और अब की बहुत सारी चर्चा हुई है ना, शैलजा जी को लेके बहुत चर्चा हुई, हवा गर्म थी कि वो पार्टी, कांग्रेस पार्टी छोड़ सकती हैं, और उनको सीएम बनाने की भी मांग हुई। ऐसी खबर चली कि वो नाराज़ हैं, फिर रैली में जाएंगी नहीं जाएंगी, ये असमंजस बना रहा। हालांकि कांग्रेस में खड़गे जी भी हैं जो एक आइकॉनिक लीडर हैं। ऐसे ही बीजेपी के प्रति दलितों का झुकाव 14 और 19 में हम लोगों ने देखा ही है। बीजेपी में अशोक तंवर हैं, अभी हरियाणा के दलित नेता हैं। तो क्या ऐसी कोई संभावना बन रही है कि जो कि मांग उठी है कि दलित सीएम होना चाहिए, तो सीएम या डिप्टी सीएम इस बार कोई ऐसा चांस बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है, और कांग्रेस हमेशा से ये एक्सपेरिमेंट करती रही है कि अगर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष जो है दलित है, तो फिर उसका नेता प्रतिपक्ष जो है विधानसभा में नॉन दलित है, जाट है। तो इस तरह का एक्सपेरिमेंट वो हमेशा से करते रहे हैं, और अभी भी जो अपने उदयभान जी हैं वो दलित कैटेगरी से हैं। तो इम्पॉर्टेंट मुझे क्या लगता है कि चीफ मिनिस्टर से ज़्यादा इस बार हमको हरियाणा में एक डेप्यूटी सीएम दलित मिलेगा। हाँ, ये मुझे लग रहा है जो है एक डेप्यूटी सीएम दलित इस बार हरियाणा में बनेगा। मुझे भी ये संभावना। मुख्यमंत्री बनेगा कि नहीं बनेगा ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, ये तो जो पार्टी जीतेगी उसका। लेकिन जिस प्रकार से दलित वोटों की महत्वता बढ़ रही है, जिस प्रकार से दलित का असर्शन बढ़ रहा है, और दलित एक इम्पॉर्टेंट ब्लॉक ऑफ वेरी इन्फॉर्म्ड वोटर्स के रूप में उभर के आ रहे हैं, तो इस बार हरियाणा में एक दलित डेप्यूटी सीएम हम देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज। तो दर्शकों, आप दत्तांश के वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बहुत जल्दी हम हरियाणा चुनाव के दूसरे विश्लेषण, जो रिसर्च के आधार पे क्या प्रेडिक्शन होगा, क्या तस्वीर बनेगी, उस पे लेके आपके बीच हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।